जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की जो देखेंगे हम लोग मॉडल पेपर 11 है और आप लोग को भी पता होगा कि आप लोग का जो एग्जाम डेट जो है उसका शेड्यूल जारी हो गया है। तो बस कुछ ही दिन बाकी है। तो इस समय आप लोग के लिए बहुत सबसे जो जरूरी है वह है मॉडल पेपर। आप लोग जितना ही इस समय प्रैक्टिस कीजिएगा वह आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग को ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाइए और उस क्लास की पीडीएफ को ज्वाइन कीजिए जो क्लासें इस चैनल पर होती है। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है दोस्तों देख लीजिए ध्यान से कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है और कथन को देखना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर है कि यहाँ पे जो पहला विकल्प दिया है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल जो होते हैं राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद दूसरे की बात करें कि राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो राज्यपाल होते हैं वह केंद्र के रूप में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात को दिया गया है। विकल्प तीसरा देखिए कह रहा है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल जो होते हैं राज्य की विधायिका का विभिन्न अंग होते हैं। और चौथा विकल्प कर रहा है कि राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। ये भी क्या है, गलत दिया गया है। तो देखें तो यहाँ पे जो पहला और तीसरा विकल्प दिया गया है यही सही हो रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न आते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कितनी है दोस्तों, तो 3 है। प्रश्न देखिए तीसरा, यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि मांग अधिकाय की समस्या को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसको जो है जो मांग अधिकाय होती है वह जो एक समस्या है उसको जो है कर की दर को बढ़ाकर और सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम कर जो मांग अधिकाय की समस्या है उसको कम किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न देखिए अगला चौथा, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है और इस पुस्तक के राइटर का क्या नाम है ये देखना है। तो यहाँ पे बात करें कर्जन जो हो जाएंगे इसके लेखक हो जाएंगे द प्रॉब्लम ऑफ द ईयर ईस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ द ईयर ईस्ट के लेखक कौन है, तो कर्जन हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न आते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है देख लीजिए ध्यान से कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है। तो यहाँ पे देखें तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो ये जो है अंतर को बता रहा है कि प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि होगा तब हो सकता है ऐसा। सिद्धांतों एवं रवैयों में परिवर्तन ये भी हो सकता है। और पारिस्थितिकी एवं वातावरण के प्रति चिंता, ये तीनों जो विकल्प है ए बी सी ये तीनों सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सभी विकल्प सही हो रहे हैं। प्रश्न देखिए आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न जो 6 नंबर है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। कौन से आंदोलन का जो है ये हिस्सा था, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कौन सा, बेगूसराय में एक चौकीदारी कर जो विरुद्ध आंदोलन हुआ था वह जो हिस्सा था एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 वह जो है के कस्तूरिरंगन समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रश्न देखिए 8 नंबर, वो प्रश्न जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न 8 जो है यहाँ पे कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। अच्छा सा प्रश्न है ये। तो साइमन कमीशन जो है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसी के लिए साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था वह भारत में लाया गया था 1928 ईस्वी में। प्रश्न आते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे 9। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दोस्तों कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन कर सकते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं हम लोग 10 नंबर, देखिए प्रश्न को। यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोग में डैश का कारण होगा। तो जो एक स्थान का नाम बताना है जो दीर्घ काल में बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो उसका मुख्य कारण स्थानांतरण होता है। वह एक जगह से दूसरी जगह शरण लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पे चले जाते हैं, तो यही होता है स्थानांतरण स्थानीय लोगों का। 11 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिया है वर्ली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ली एक जनजाति है, वर्ली और वर्ली आर्ट, वर्ली और वर्ली आर्ट जो है कला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि बनती है, कहाँ पे बनती है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो बात करिए यहाँ पे जो है ये गाय के गोबर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और ये मिट्टी से बनता है। किसके लिए बनता है, तो मिट्टी के लिए बनता है और ये गाय के गोबर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वर्ली जनजाति वहाँ का है। तो 12 प्रश्न यहाँ पे देखिए तो करे कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। तो उस समय जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। यहाँ पे देखिए तो बी ऑप्शन बिल्कुल से होगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी थे। 13 नंबर जो प्रश्न करे कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में पारित हुआ था। याद करिएगा आप लोग ध्यान से कि नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में पारित हुआ था और इसकी सिफारिश में शामिल नहीं हुआ था। 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट था वह किसके सिफारिश में शामिल नहीं हुआ था। तो भारत को डोमिनियन का दर्जा, यह सिफारिश बिल्कुल लागू हुआ था। सिंध को बॉम्बे से पृथक कर अलग प्रति बनाने की मांग, ये भी सही है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये भी बिल्कुल सही है। और महिलाओं के लिए समान अधिकार, ये भी क्या है, यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया है, इसका बात यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों ये सही हो रहे हैं। ए ऑप्शन भी सही हो रहा है, बी ऑप्शन भी सही हो रहा है, सी ऑप्शन भी सही हो रहे हैं। तो डी ऑप्शन की और हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे ई ऑप्शन लिख देते हैं, यहाँ पे नन। सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नन है ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन सही होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए यह गलत हो रहे हैं। प्रश्न हम लोग आते हैं अगला 14 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिए 14 नंबर जो प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य इसमें से कौन नहीं थे। तो इसमें से जो बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह ये थे, ब्रज किशोर प्रसाद ये भी थे, श्रीमती कस्तूरबा ये भी थी और महात्मा गांधी ये भी थे। लेकिन इसमें से कौन नहीं थे ये पूछा गया है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन कर लेते हैं नन। ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे नन का लीजिए क्योंकि यहाँ पे सारे नेता शामिल थे, लेकिन यहाँ पे सदस्य नहीं बोला है इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा।